नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। मार्केट में गिरावट हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी लगातार नीचे ही आता जा रहा है। सेंसेक्स में भी 2000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है 50,000 के मार्क पर पहुंचने के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदना तो बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कौन से लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक की बात हो, रिलायंस की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रिलायंस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1900 के नीचे। ये कम से कम 3-4 बार पहले भी आ चुका था और वापस हमें देखने को मिल रहा है। रीजन कई है यहाँ पर। अमेजॉन भी बहुत ही बड़ा रीजन बना हुआ है। फ्यूचर के साथ जो डील हुई थी रिलायंस की वो अब होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मामला खींचता जा रहा है। ये भी एक सेंटिमेंटल गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बिजनेस में फ्यूचर का बहुत ही बड़ा हिस्सा बनने वाला था लेकिन वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक टेंशन बना हुआ है। फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उससे भी रिलायंस को पहले बहुत ही ज्यादा लिंक किया जा रहा था। तो इसमें भी थोड़ी सी सेंटिमेंटल गिरावट यहाँ पर भी बन जाती है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 1895 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 2.5% नीचे है। 12 लाख करोड़ की बड़ी कंपनी है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो 0.34% का डिविडेंड है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री का पी 37.69 है। हालांकि किसी भी स्टॉक से या फिर किसी भी इंडस्ट्री के पी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो कि पेट्रोकेमिकल में, ऑयल में, गैस में, जियो जैसे डिजिटल बिजनेस में और साथ ही साथ रिटेल में भी कामकाज करती हो। तो वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो इसका जो कंसोलिडेटेड पी रेशियो है वो 29 से भी कम है। तो यहां पर कोई ओवर वैल्यूएशन हमें स्टॉक में दिखाई नहीं देता। प्राइस टू बुक रेशियो 2.57 हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर क्लियरली वीकनेस हमें दिखाई देगी। नवंबर के महीने में ये पहली बार 1900 के नीचे आया था। ऑफकोर्स 1900 के पहले भी ये ट्रेड करता ही था लेकिन जब ये ऊपर निकल चुका था उसके बाद जब गिरावट आई तो 1900 के लेवल्स हमें पहले नवंबर में देखने को मिले और फिर लंबा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला। नवंबर निकल चुका, दिसंबर निकल चुका और जनवरी भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है और ये एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है जो कि 1900 से करके 2100 का जोन। ये बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस की तरह हमें ये जोन देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर स्टॉक जा ही नहीं पा रहा है और फिलहाल भी गया था लेकिन आप देख पाएंगे सिर्फ 3 ही दिनों में वापस उसी सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक आ चुका है जहां पर ये काफी समय से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 1900 का लेवल क्योंकि यहां पर फिलहाल इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है और जैसी सिचुएशन रिलायंस में बनी हुई है, जैसा माहौल बना हुआ है, ऐसे पूरे चांसेस हैं, ऐसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये लेवल टूट सकता है और भी गिरावट आ सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1850 से करके 1900 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। उसके बाद तेजी जरूर आई थी लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ गया, वही लेवल पे आ चुका है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, ये भी मैंने बताया कि अगर ये लेवल टूटता है तो और भी 100 रुपीज की गिरावट आ सकती है और स्टॉक हमें 1700 या 1750 के आसपास आता हुआ भी नजर आ सकता है और ऐसी पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है। 3 दिनों में स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। हैवी वेट है इसीलिए साथ ही साथ निफ्टी में भी अच्छी खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है। रिलायंस में जो आपको तेजी देखने को मिली थी, जो स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया था, जो 800,000 रुपीज के लेवल से स्टॉक भागकर 2300 तक हो चुका था, उसके कई रीजंस थे। उसमें मेजर यही थे कि कई एक्विजिशंस इसी टाइम पर हुई और साथ ही साथ जो स्टेक सेल था वो भी यहीं पर हुआ था। अगर आपको इस रैली का हिस्सा बनना है, ऐसी रैली में फ्यूचर में भी पार्टिसिपेट करना है तो जो पेन फिलहाल रिलायंस को हो रहा है उसका भी हिस्सा बनना जरूरी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। दोनों फेज में जो टिक जाता है उसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहा जाता है। तो कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। प्लान्स जो इसके हैं, इतने एग्रेसिव प्लान्स हमें एक्सपांशन के लिए दिखाई देते हैं। वैसे सब कुछ ठीक ही चला था लेकिन और भी एक्सपांड करना है, कंपनी को बड़ा कामकाज करना है, इसीलिए उन्होंने जियो को लॉन्च किया। रिलायंस रिटेल में इतना बड़ा यहाँ पर जियो मार्ट हो गया है। तो ऐसे में मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। तो जो सपोर्ट यहाँ पर आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है
1850 से करके 1900 का जोन, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो स्टॉक वापस यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर सकता है या फिर तेजी दिखा सकता है। लेकिन जो फिलहाल माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से गिरावट आने के पूरे पूरे चांसेस बनकर आते हैं। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन शुरू कर दीजिए। किसी को बॉटम नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता कि स्टॉक बस यहाँ पर जाएगा उसके बाद सिर्फ ऊपर जाएगा, इसीलिए थोड़ा तो थोड़ा खरीद लीजिए। जब नीचे आए तो ज़्यादा खरीद लीजिएगा। तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। स्टॉक नीचे आ सकता है, मेरा मानना है ज़्यादा चांसेस है कि नीचे आ सकता है, लेकिन अगर वेट करेंगे तो वेट करते ही रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम करता है। 1764 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 1.5% नीचे दिखाई दिया। 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू है। 35 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है। जबकि अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक का तो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका कई दूसरा भी कामकाज है, कोटक की एएमसीज है और भी कई कामकाज हमें दिखाई देता है। तो 37 का पी रेशियो है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.72 है, जो कि ऑफकोर्स थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। दूसरे अगर आप बैंकिंग्स को कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो इसका थोड़ा सा प्रीमियम में दिखाई देता है, लेकिन कामकाज भी उतना ही अच्छा हमें दिखाई देता है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। जिन लोगों ने यहां पर निवेश नहीं किया था 1200 के लेवल पर, 250 300 के लेवल पर मिस कर दिया था, हमने यहां पर बाइंग की थी। स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई, लेकिन वापस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे मिस नहीं करना है। कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। आप देख पाएंगे इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो 1750 का ऑल टाइम हाई था और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल टेक्निकली ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी जोन के आसपास बनकर आता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 1700 से करके 1750 के आसपास नजर आता है तो ये एक अच्छा लेवल है जहां पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट स्टॉक जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है वो है नेस्ले इंडिया। अब जितनी भी मार्केट नीचे जाएगी या फिर मार्केट जितना भी वीकनेस दिखाएगी, मार्केट के सेंटिमेंट जितना हमें वीक होते हुए नजर आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो एफएमसीजी के स्टॉक्स है वो हमें स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे या फिर कॉन्सोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेली बेसिस पर यूज होते हैं। यहाँ पर ज्यादा कभी कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को जनरली नहीं मिल जाती। ग्रेजुअली ग्रोथ इन स्टॉक्स में हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। 1,70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 2% का शानदार डिविडेंड है। 72 का इंडस्ट्री का पी है, लेकिन उससे महंगे 81 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 87.51 का प्राइस टू बुक रेशियो है। प्रीमियम वैल्यूएशन में उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन कामकाज भी उतना ही अच्छा है। इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी उतने ही अच्छे हमें दिखाई देते हैं। नेस्ले इंडिया में आप देख पाएंगे 15,500 से अच्छी रैली आई थी। स्टॉक 18,000 के भी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक ने अपने 100 डेज के ईएमए पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आज मार्केट हमें गिरती हुई नजर आई थी, उसके बावजूद स्टॉक ने इसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर हमें अच्छा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी जोन में पहले भी स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया था। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप वेट करना चाहें तो 17,000 के लेवल का वेट कर सकते हैं, जिसके आसपास 200 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। करंट मार्केट प्राइस भी 17,500 का ही है। तो मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 17,000 से करके 17,500 का जोन है, काफी अच्छा जोन है जहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है वो है मुथूट फाइनेंस, जो कि काम करता है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में। अब फिलहाल गोल्ड वीक हो रहा है और इसी के कारण मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना बहुत ही फायदेकारक हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए गोल्ड की डिमांड हमें ओवर द टाइम, आप पिछले 100 सालों की भी हिस्ट्री देख लेंगे तो गोल्ड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक नंबर से ज़्यादा गोल्ड है नहीं, एक लिमिट है, गोल्ड उससे ज़्यादा नहीं निकलने वाला है ज़मीन में से, इसीलिए गोल्ड की चमक बनती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर भी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में कामकाज करने वाली जो भी कंपनीज है वहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं और मुथूट फाइनेंस वहाँ पर नंबर 1 दिखाई देती है। 1131 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 3.5% नीचे है। 45,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड भी है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। 39 का इंडस्ट्री का भी, जबकि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वैल्यूएशन पे 13 के पी रेशियो पर ट्रेड करता है। गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी क्या है, बहुत
बहुत सेफ होती है, ज़्यादा रिस्क यहाँ पर एसोसिएट नहीं होता, क्योंकि एज अ कोलेटरल आपके पास गोल्ड है तो टेंशन बहुत ही कम रहता है, इसीलिए इनके वैल्यूएशन भी कम हो जाते हैं। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 3.79 का प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि ओवरऑल हमें फेयरली वैल्यूड कहेंगे, ज़्यादा बहुत ही महंगा वैल्यूएशन इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम तो हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के बाद जैसे गोल्ड ऊपर गया उसी तरह मुथूट फाइनेंस में तेजी आई। 500 के लेवल से स्टॉक 1400 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और लंबे समय से हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। 1100 से 1300 इसी जोन में कई समय से स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिला है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, फेयरली वैल्यूड, थोड़ा सा प्रीमियम इसका प्राइस टू बुक रेशियो है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। और अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक 1100 के लेवल पर आया है कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी दिखाई है। जब उस स्टॉक उसके नीचे आया था तुरंत ही बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला, तो ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है। और इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी 1094 है, यानी कि 1100 के आसपास ही बनकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए। 1100 के अगर आपको प्राइस दिखाई देते हैं, 1100 का करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। लोग लाइफ इंश्योरेंस में तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज भी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है ये, प्राइवेट सेक्टर जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है, यानी कि जनरल इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर पे फर्स्ट कंपनी है। और अगर बात की ओवरऑल तो भी ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हमें दिखाई देती है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एएक्सए का मर्जर हो रहा है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं, इससे मार्केट शेयर और भी इंक्रीज हो जाएगा। 1378 का लास्ट रेट प्राइस जो कि 4% नीचे है, 62,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.25% का डिविडेंड है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 33 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 44 है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 11 के आसपास चलता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे बात करें तो अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब गिरावट आई थी एकदम फास्ट रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। 1200 के लेवल पर हमने यहाँ पर अच्छी बाइंग की थी, 1600 तक स्टॉक चला गया था, लेकिन अगर वापस गिरावट आ रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पर बाइंग तो बनती है और ये उसी जोन में आता हुआ नजर आ रहा है जिस जोन में यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आप देख पाएंगे कई समय तक यही जोन था, 1200 से करके 1400 का जोन, इसी जोन में कितने समय तक इसने ट्रेडिंग किया, ज्यादा मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। लॉन्ग टर्म के निवेशक को ही मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा जिन्हें वो स्टॉक्स पसंद है जो कि तुरंत ही मूव कर जाते हैं, तुरंत ही 5% ऊपर निकल गए, 5% नीचे आ गए, ऐसा ये स्टॉक नहीं है। आपको जनरली कम ही फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, जनरली यहां पर स्लोली ये स्टॉक ऊपर या नीचे आता हुआ नजर आता है और यहां पर 1600 के लेवल से जल्दी स्टॉक हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर निवेश करना बनता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज कई बार स्टॉक के लिए अच्छे सपोर्ट की तरह दिखाई दिया और उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आता है जो कि 1343 के आसपास का लेवल। तो मेरा मानना है इसके लिए जो सपोर्ट्स के लेवल है 1350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1340 से करके 1370 के आसपास नजर आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना थोड़ा सा शुरू किया जा सकता है और फिलहाल स्टॉक उसी जोन में हमें एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। ये 5 स्टॉक्स है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बाइंग करें उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो कि बजट वो आने वाला है, तो यहां पर थोड़ी सी बाइंग कीजिए, एक्यूमुलेशन जरूर कीजिए, सिर्फ देखते नहीं रहना है, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्रेसिवली आपने किसी भी स्टॉक में पैसे डाल दिए, क्योंकि बजट किसी को अभी नहीं पता है कि कौन से सेक्टर को गारंटीड फायदा होने ही वाला है। ऐसा हो सकता है जो एक्सपेक्ट किया है उससे कम फायदा हो तो भी स्टॉक में क्रैश देखने को मिल जाता है, क्योंकि तब पैनिक होता है। लोग जब समझेंगे या फिर मार्केट जब उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ओके इसका इतना फर्क पड़ेगा, तो वहां पर रिकवरी आ जाती है, लेकिन एक बार गिरावट हो जाती है और जनरली हम जैसे जो रिटेल निवेशक होते हैं उस गिरावट में स्टॉक को बेच देते हैं बजाय कि खरीदने के। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है इन 5 स्टॉक्स में खरीदारी करना चाहे तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बाइंग कीजिएगा। या फिर अगर आप यहां पर बाइंग ज्यादा कर रहे हैं तो भी तैयारी रखिएगा कि अगर किसी भी सेक्टर में सपोज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस में काम करता है, वहां पर कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है। मेंटली प्रिपेयर रहने की
की ज़रूरत है। और बाय चांस अगर बजट के दिन कुछ ऐसा होता है कि इन 5 स्टॉक्स या फिर किसी भी कोई ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, जैसे आपका एनालिसिस बताता है उस हिसाब से आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।